ओके, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं अमित पटेल। आप सबका हमारी चैनल हाइपरबोला होम ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, चैप्टर नंबर 6 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ऑफ 11th साइंस, और जिसमें हम अभी आगे जो चैप्टर टॉपिक करने वाले हैं दैट इज ऑफ 6.7। सो लास्ट में हमने वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो हमने बात की थी। यस और नो? डन? ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, सॉरी। सो हमने कल वेरिएबल फोर्सेस वाला पढ़ लिया है ना? यस और नो? सो वेरिएबल फोर्सेस हमने कंप्लीट कर लिया 6.6, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमने कंप्लीट कर लिया उसके लिए। और ए वाला न्यूमेरिकल क्या था बाकी है? माइनस वाला हो गया। ए न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। सो द वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट द पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन। पोटेंशियल हम नहीं बोलते यार, दिस गाय है वो लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, मतलब व्हाट? उसके पास एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है। उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास पॉसिबिलिटी है एक्शन करने का। सो द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग वंस माइंड स्टोर्ड एनर्जी। आपके पास बोला जाए कि यार पोटेंशियल है इसके पास, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो यार उसके पास, उस बंदे के पास एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। देन सो वही टर्म में हम यहाँ पे फिजिक्स में भी उसको लेने वाले हैं कि अ स्ट्रेच्ड बो स्ट्रिंग पॉजेस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप स्ट्रिंग को खींच के रखते हो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन इट इज रिलीज द एरो, बो स्पीस मतलब वो है ना धनुष, और उसका जो पीछे का स्ट्रिंग है उसको खींच के रखते हो तो उसके पास एनर्जी आता है, और फिर छोड़ देते हो तो वो एनर्जी एरो पे आ जाता है। कहां पे आ जाता है? एरो। एंड एरो फ्लाइज ऑफ एट अ ग्रेट स्पीड। The Earth's crust is not uniform, but has a discontinuity and dislocation that are called fault lines. उसको हम कौन सा लाइन बोलते हैं? Fault lines. And these fault lines in the Earth crust में ये जो fault lines है, they are like a compressed spring. कैसे है? Spring जैसे compress करके रखा हो वैसा। So they possesses a large amount of potential energy, और उसके लिए उसके थ्रू उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। Any earthquake result when this fault lines readjust. अगर मानो कि fault line readjust होते हैं तब हमें क्या रिजल्ट होता है? We feel shock, यानी कि earthquake होता है। क्या होता है?
अर्थक्वेक, तो वो एक हमारी इंटरनल एनर्जी है अर्थ की, समझ में आया? So this potential energy is a stored energy by virtue of this position or a configuration of body. देखो potential energy का definition आ गया. The potential energy is the stored energy by virtue of position and configuration of body. Body की position and उसकी configuration के through उसके पास जो energy stored होती है उसको हम बोलते हैं potential energy. क्या बोलते हैं? Potential energy. The body left to itself release this stored energy in the form of kinetic energy. Body अगर छोड़ दिया जाए तो वो energy वो release कर देगा. कौन से फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. जैसे कि देखो हमने क्या किया था, स्ट्रिंग, बो का जो स्ट्रिंग था उसको खींचा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया. जब उसको मैं छोड़ देता हूं तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो में कन्वर्ट हो जाता है. यस और नो? सो लेट अस मेक आवर नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मोर कॉन्क्रीट. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल ऑफ मास m इज mg. मानो कि m मास है जिसका, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो कौन सा लग रहा है? mg. G may be treated as a constant near the earth surface. By near, we imply that the height h of the ball above the earth surface is very small compared to the earth radius, that is re. h is very very less than re. हम बोलते हैं ना near the earth का मतलब क्या है कि हाइट कम होगा. किसके रेफरेंस में? रेडियस. और वैसे वो डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि भाई रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है. वो तो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस हुआ ना. तो हम अगर 5-10 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए तो उससे हम बोल सकते हैं कि वो तो कम हाइट है, मतलब निग्लिजिबल हाइट है. सो दैट वी कैन इग्नोर द वेरिएशन ऑफ जी. हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइट के साथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो चेंज होता है, लेकिन स्मॉल हाइट के लिए उसके वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं. इन व्हाट फॉलोज वी हैव टेकन द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. अब हम क्या फॉलो करेंगे कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे. क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. ओके. एंड लेट अस राइज अप द बॉल अप टू हाइट h. अब मानो कि हम बॉल को h हाइट तक लेके जा रहे हैं अप साइड पे. द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो उस वक्त आपने कितना वर्क डन किया? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना था? तो नीचे की ओर mg लग रहा था, तो हम ऊपर की ओर भी mg लगा रहे हैं. तो mg इज द फोर्स एंड व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट? दैट इज h. एंड दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? mgh. and this work gets stored as a potential energy. इस वर्क को हम क्या बोलते हैं? Potential energy. Gravitational potential energy of an object as a function of height h is denoted by v of h, and it is a negative work done by a gravitational force and raised the object at a height that is nothing but potential energy equals to what? mgh. If the h is taken as a variable, मतलब मान लो कि अगर हम हाइट को एज अ वेरिएबल ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं? एज अ वेरिएबल. इट इज इजीली सीन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स दैट इज v ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू h. मान लो कि देखो अभी हमने क्या लिया? F इक्वल्स टू mgh लिया था, है या ना? सॉरी, v इक्वल्स टू mgh लिया था. अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूं dv ऑफ h, तो हमें यहाँ पे d बाई डी एच ऑफ mgh लेना पड़ेगा. तो mg कांस्टेंट, dh बाई dh 1 हो गया, mg इंटू 1, तो क्या आया? mg आया. अगर मैं इसका नेगेटिव लेता हूं, नेगेटिव, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, तो आपको मिलेगा f, क्योंकि आपको पता है कि हमने अप साइड को क्या लिया था? पॉजिटिव. तो नीचे की साइड को क्या लेंगे? और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, मतलब नेगेटिव mg इज नथिंग बट फोर्स. तो यहां पे देखो h इज अ taken as a variable and it is easily seen from that gravitational force equals to negative of derivation of v of h. ये जो पोटेंशियल एनर्जी था उसका विथ रिस्पेक्ट टू h अगर डेरिवेशन करते उसका नेगेटिव लेते तो आपको क्या मिलेगा? फोर्स. तो ये नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है? सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड. नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. When released, the ball comes down with the increasing speed. मानो कि अगर हम बॉल को कुछ हाइट से छोड़ देते हैं तो बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे के डायरेक्शन में, विथ इंक्रीजिंग स्पीड. धीरे 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 उसका स्पीड भी क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है. जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, है ना, द ग्राउंड, इट स्पीड इज गिवन बाय काइनेटिक रिलेशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू, याद करो, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad, ऐसा था, है या ना? तो v स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड, मैं वो सिर्फ छोड़ देने वाला हूं, तो इनिशियल स्पीड 0 हो गया. ग्रेविटेशनल क्या होगा? g, एक्सेलरेशन की जगह पे g, और हाइट कितना है? h. d कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? दैट इज हाइट. तो 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh प्रूव हो गया, है या ना? सो वन
इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2 को उधर ले लेता हूं तो 1/2 mv² इक्वल टू क्या बन गया, mgh। मतलब कि जो भी उसके हाइट पे, कुछ h हाइट पे उसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी था, छोड़ देने के बाद, फ्री फॉल करवाने के बाद, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। ओके, so which shows that gravitational potential energy of object at a height h when object is released manifests itself in a which energy, kinetic energy. It converts itself in a kinetic energy of the object on reaching the ground. ग्राउंड तक पहुंचते वक्त उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिजिकली द नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल only to the class of the force where the work done against the force gets stored up. हम क्या करेंगे, ये जो नोटेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, वो उसी को अप्लाई करेंगे जहां पे वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज स्टोर्ड ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तभी ही अप्लाई किया जाता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करते हो थ्रू द फोर्स, तो वो वर्क डन उसके अंदर एज ए एनर्जी स्टोर होता है। क्या होता है, एज ए एनर्जी स्टोर होता है, तभी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। When external constraints are removed, मान लो कि अगर हम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट रिमूव कर लेते हैं, it manifested itself into kinetic energy। मानो कि ये टेबल पे यहाँ पे ऐसे एक पेन था, मेरे हाथ में एक पेन है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। मैं इसको h हाइट पे ले जा रहा हूँ, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया, मैंने उसको पकड़ के रखा है, कंस्ट्रेंट लगा के रखा है, दैट्स वाई अभी उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। बट मैं इसको छोड़ देता हूं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो व्हेन कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड इट इज मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ काइनेटिक एनर्जी। वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में। मैथमेटिकली और फॉर सिंप्लिसिटी इन अ वन डायमेंशन, द पोटेंशियल एनर्जी, सिंप्लिसिटी अगर हम बोलना चाहते हैं तो द पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x इज डिफाइंड एज फोर्स कैन बी रिटन एज f of x equals to minus dv by dx। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं और नेगेटिव लेते हैं उसका, और वो फोर्स दे हमें, तो ऐसे फोर्स के थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। समझ में आया, तभी, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं इसको क्या करता हूं, dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो f ऑफ x इंटू क्या हो गया, माइनस dv बचा। मैं यहां पे इंटीग्रेशन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मैं यहां पे इंटीग्रेशन करता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, v के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। एंड सो ए तो राइट हैंड साइड टर्म हो ही गया। इसका आंसर पहले क्या आएगा, तो बोलते हैं माइनस का माइनस, ओके। dv का इंटीग्रेशन होता है v, नीचे होता है vi, अप साइड होता है vf, दैट इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट दैट इज vf, माइनस माइनस है आगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो vi माइनस vf हो गया, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव चेंज था तो इनिशियल माइनस फाइनल हो गया। So the work done by a conservative force such as gravity, work done by a conservative force जैसे कि gravity that depends on a initial and final position only, okay। ये जो work done है by conservative force वो किस पर डिपेंड्स है, हाँ, that is not gravity, that is initial and final position only। देखो, this is the work done, और दिस टाइप का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से हुआ, दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, पोटेंशियल। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव वर्कड ऑन एग्जांपल डीलिंग विथ अ इंक्लाइंड प्लेन। प्रीवियस चैप्टर में हमने इंक्लाइंड प्लेन के साथ काम किया था, याद आ रहा है, ओके। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट the top of smooth यानी कि frictionless inclined plane height h, its speed at the bottom is, हमने ऐसे inclined लिया था और इसका मानो कि h है, देन सॉरी ऐसे inclined plane है जिसमें d डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, और ये हाइट कितना है, h है, कितना है, h। तो जब वो नीचे पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां पे पहुंचेगा, तब उसको कितना स्पीड मिलेगा, √TGH जितना स्पीड मिलेगा।
दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वो इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे कोई पार्ट लेता नहीं है, कोई डिपेंडेंस रखता नहीं है, चाहे एंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो एनर्जी जो है वो सिर्फ किस पे ध्यान देगी? हाइट पे। किस पे ध्यान देगा? हाइट पे। किस पे डिपेंडेबल रहेगा? हाइट पे। इफ हाइट इज मोर, स्पीड इज हाई। Thus, at the bottom of the inclined plane, it acquires kinetic energy of mgh. And if the work done or kinetic energy did depend on the other factors such as velocity or a particular part taken by the object, the force would be called non-conservative. Okay, समझ लो कि if work done or a kinetic energy did depend on the other factor, जैसे कि velocity, जैसे कि particular path, then by the object, then the force called। तो देखो वर्क डन दो टाइप के हुए। कितने टाइप के हुए? दो टाइप के। ओके, या दो टाइप के फोर्स से वर्क डन होता है। ऐसे वर्क डन जो पाथ पे डिपेंडेबल नहीं है, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड्स है, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हुए वर्क डन बोल सकते हैं। और ऐसे वर्क डन जो पाथ पे डिपेंडेबल है, किस पे डिपेंडेबल है? पाथ पे। ओके, और किसी अदर वेलोसिटी फैक्टर पे भी वो डिपेंडेबल है, देन तब जाके हम उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। कौन से फोर्सेस बोलते हैं? बात समझ में आया? डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगेन एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन सेम रहता है, दैट इज m1 l2 t-2, एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, द सेम एज द काइनेटिक एनर्जी और वर्क। वर्क में भी और काइनेटिक एनर्जी में जैसे जूल यूनिट था और जैसे उनका MLT फॉर्मूला m1 l2 t-2 था, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सेम यूनिट सेम फॉर्मूला। टू reiterate the change in the potential energy for conservative force, delta V is equals to the negative of work done by the force। जैसे कि अभी हमने देखा था कि भाई f of x into delta x equals to minus delta v देखा था, तो हम delta v को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस को आगे ले लिया, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन का नेगेटिव। समझ में आया? अगर वर्क डन जितना हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ऑलवेज क्या होता है? W जितना, और डेल्टा V क्या होता है? माइनस वर्क डन जितना। याद रखना है आपको। द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग बॉल कंसाइडर्ड इन अ सेक्शन वी सो हाउ पोटेंशियल एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जो फॉलोइंग बॉल वाला एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड दिस हिंट्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इन अ मैकेनिज्म्स। वो हमें बता रहा है कि ये जो कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल था एनर्जी का, वो मैकेनिक्स में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, चलो हम समझते हैं ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे आगे जाते हैं कि हम समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर सिंप्लिसिटी वी डेमोन्स्ट्रेट दिस इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल फॉर विच वन डायमेंशन। आगे जब पढ़े थे हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, सब और सॉरी हम पढ़ने वाले हैं ओनली फॉर वन डायमेंशन। सो सपोज दैट योर बॉडी अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। आपने मानो कि किसी बॉडी को कितना डिस्प्लेसमेंट करवा दिया है? डेल्टा एक्स, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज एफ। एंड देन फ्रॉम द वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम जो आगे ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो कि वॉट एवर वर्क डन यू हैव डन दैट इज स्टोर्ड इन अ काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा? वर्क डन जितना, मैंने अभी भी लिखा था, याद है? जस्ट ऊपर। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द फोर्स इज अ कंजर्वेटिव। मान लो कि आप जिस फोर्स के थ्रू वर्क डन कर रहे हो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन V of x कैन बी डिफाइन सच दैट, आपको वो भी पता है, आपने ये भी देखा भी, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन। देखा था अभी। अब वर्क डन की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं F इंटू डेल्टा एक्स, बराबर है या ना? तो इस तरह से अगर आप डेल्टा के प्लस डेल्टा वी करते हो, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी करते हो, तो डेल्टा के का वैल्यू क्या था भाई? एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा वी का वैल्यू क्या था? माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू प्लस माइनस कैंसल, आंसर क्या आया? तो डेल्टा बाहर निकाल देता हूं, के प्लस वी, आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके, डेल्टा मैंने बाहर निकाल लिया। गॉट इट? So which means that K plus V, the sum of kinetic energy and potential energy of the body is
कांस्टेंट, ये बता रहा है चेंज, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो क्या बता रहा है, जीरो। इसका मतलब ऐसा हुआ चेंज जीरो है, मतलब कि कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। तो द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट ओवर द होल पाथ फ्रॉम xi टू xi। एंड दिस मीन्स दैट कि अगर आप इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ki लेते हो, इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ xi लेते हो, तो दोनों का समेशन दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। द क्वांटिटी k प्लस v ऑफ x इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसके लिए दूसरा नाम है मैकेनिक्स में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये जो समेशन है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, एंड इंडिविजुअली द काइनेटिक एनर्जी k एंड द पोटेंशियल एनर्जी में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इंडिविजुअली अगर आप देखने जाओ तो मानो कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, बराबर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, और हाइट कम हो रही है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इंडिविजुअली पॉइंट टू पॉइंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर सकता है, लेकिन द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। बट द सम इज अ कांस्टेंट। द एप्टनेस ऑफ द टर्म कंजर्वेटिव फोर्स इज नाउ क्लियर। अब यहां से हमें समझ में आएगा कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब। जैसे देखो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन से फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। तो पहला देखो आप कि द फोर्स एफ ऑफ एक्स इज कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटी v ऑफ एक्स बाय द रिलेशन लाइक दिस वन। हमें आगे किया था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स। अगर हम ए पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते और फोर्स मिल जाता है सॉरी, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। द थ्री डायमेंशनल जनरलाइजेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव्स। अगर हमने या तो वन डायमेंशन में देखा था, लेकिन अगर आप तीन डायमेंशन में इसको प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि दोनों कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें आपको वेक्टर का नॉलेज चाहिएगा, वेक्टर डेरिवेटिव्स का नॉलेज चाहिएगा, लेकिन जो हमारे बुक के स्कोप के बाहर है, इसलिए हम वन डायमेंशन में डील कर रहे हैं। समझ में आया। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट ओनली। दूसरा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसके थ्रू जो भी वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंडेबल नहीं रहता है। जैसे कि वो स्लाइडिंग वाला एग्जांपल, समझ में आया, स्लाइडिंग वाला एग्जांपल। मानो कि इस तरह का दूसरा स्लाइडिंग है, तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए, सेम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्यों, क्योंकि उसका हाइट क्या है, सेम, और हाइट सेम है तो सेम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेगा। सेम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेगा तो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंड करेगा, चाहे उसको इतना डिस्टेंस, कम डिस्टेंस कवर करना पड़े या ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़े। बात समझ रहे हो। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिपेंडेबल है, एंड पॉइंट्स पे डिपेंडेबल है। एंड दिस कैन बी सीन फ्रॉम दिस रिलेशन W इक्वल्स टू KF माइनस KI, या तो फिर V ऑफ XI माइनस V ऑफ XI। समझ में आया। विच डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स। ओके, a third definition states that work done by this force is closed path zero. Okay, third definition जो है वो बता रहा है कि work done by this force in a closed path is zero. मानो कि आप अगर इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो एंड पॉइंट पे डिपेंड्स होता है। कहाँ पे डिपेंड्स होता है, एंड पॉइंट। तो मानो कि अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे वापस आ रहा है वर्क, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। This is once again apparent from the xi equals to xf. Okay, मान लो कि वर्कडन में होता क्या है, f of x इंटू डेल्टा एक्स। अगर आप इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके वापस फाइनल पोजीशन पे आ रहे हो तो वर्कडन कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, 10। प्रिंसिपल ओके, या तो फिर आपने पता है इसको इंटीग्रेशन किया था यहाँ पे डी करके और सामने vi माइनस वी रखा था। आप इनिशियल से वापस इनिशियल पोजीशन में आ रहे हो तो vi माइनस वी हो जाएगा। आंसर इज ओके। ऐसे तीन कंडीशन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर ओके। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा अगर उस पर जो वर्क डन कर रहा है वो फोर्स कौन सा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। सो टू अबाउट डिस्कशन,
मोर कॉन्क्रीट। हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं देन, तो फटाफट से उस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं कि अबोव एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वंस अगेन दैट अ स्प्रिंग इन अ नेक्स्ट सेक्शन। अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, कल के लेक्चर में हम स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। सो फिगर शोज अ बॉल ऑफ मास m being dropped from the cliff of height h। ओके, देखो ah हाइट है, यहां से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है विद द वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे स्मॉल हाइट h है, वहां पे वेलोसिटी उसकी vh है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vf है। सो द टोटल एनर्जी इज एट अ जीरो हाइट h हाइट एंड कैपिटल H हाइट ऑफ द बॉल इंडिकेट्स हाइट 0 h एंड h इक्वल्स टू, अगर कैपिटल H हाइट पे चले जाओ तो वहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, 1/2 m0², क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या था, उसको H हाइट पे से छोड़ना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज 0। सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल। बट अगर आप बीच में रहते हो, है ना, एक कैपिटल H हाइट था, यहाँ पे थे बॉल लेके, और यहाँ पे बीच में बॉल आता है, तो एक कौन सा हाइट था, स्मॉल h, तो वहां पे दोनों एनर्जी है, mgh पोटेंशियल एनर्जी और vh इज द स्पीड, देन 1/2 mvh²। और जब बॉल नीचे आ जाता है यहाँ पे, तो टोटल हाइट कितना हो गया, 0 हो गया, तो mg इंटू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और सिर्फ कौन सा v वेलोसिटी है यहाँ पे, तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। द कांस्टेंट फोर्स इज अ स्पेशल केस इन द स्पेशली डिपेंडेंट फोर्स, हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में तो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि h हाइट पे जो वेलोसिटी एनर्जी था उतना ही हाइट बॉटम पे होगा, तो h हाइट पे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh था, और बॉटम पे आके इन लोगों ने यहाँ पे v लिखा है, बट आप vf भी बोल सकते हो, तो 1/2 mvf² हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में mm कैंसिल, तो √2gh जैसा हो गया, फ्री फॉल जैसा हो गया। और मानो कि, तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी जैसा हुआ। मानो कि अगर आप कैपिटल H हाइट पे जो एनर्जी है वो स्मॉल h हाइट पे ले रहे हो, तो कैपिटल H हाइट पे एनर्जी क्या था, और स्मॉल h हाइट पे mgh प्लस 1/2 mvh², mm कैंसल, ए स्मॉल gh को उधर ले लो, तो gh माइनस gh, ये कैपिटल H था, ये स्मॉल h है, दैट इज 1/2 mvh², और सॉरी m तो कैंसल, vh², 2 इधर आ जाएगा, 2g कॉमन निकाल लो, तो ये g कॉमन निकाल लिया, तो h माइनस h बचा, 2 उधर चला गया, तो आ गया 2gh माइनस h, दैट इज नथिंग बट व्हाट, vh²। सो दैट इज अ सिमिलर रिजल्ट। आगे भी हमने देखा था कि v² इक्वल टू 2gh माइनस h, 2ad जैसा, 2ad जैसा है, d की जगह पे कौन सा आया, h माइनस h, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले वो h हाइट पे था, फिर कौन सा हाइट पे आया, स्मॉल h, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जो कितना रहेगा, h माइनस h। So at a height h the energy is purely potential, और इन बीच में ऊपर टोटली पोटेंशियल एनर्जी है, इन बीच में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक। सो दैट इज कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी एट द h हाइट एंड फुल्ली काइनेटिक टू द विच लेवल। ओके, तो दिस इल्यूस्ट्रेट द कंजर्वेशन ऑफ विच एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने थोड़ा फास्टली लेकिन काफी सारे टॉपिक कंप्लीट किए। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 6.7, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये दोनों चीज हम कल देखेंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।